हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। इस सेशन की आज है फर्स्ट क्लास। आज फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे माइक्रो सेमेस्टर 3 का। लिख लीजिए कहीं पे आप, इंटरमीडिएट माइक्रो सेमेस्टर 3। ठीक है बच्चे, आपका इस बार न्यू रीडिंग्स आ गए हैं। सारा डिस्कस हमने एक अलग से क्लास में कर लिया है, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस बता रखा है, रीडिंग्स के बारे में डिस्कस कर रखा है, कैसे पढ़ना है सब कुछ डिस्कस कर रखा है। तो वो लेक्चर आपको अलग से होगा, उसको मैं इसके साथ मिक्सअप नहीं करूँगा, कि मिक्सअप कर दिया ना तो फिर जो कंटेंट हम पढ़ाना चाहते हैं वो छूट जाएगा, इसलिए उसके लिए अलग से क्लासेस होगी। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहली बात, सेमेस्टर 3 लिखिए। सेमेस्टर 3, ठीक है जी। तो सबसे पहला लिखिए सेमेस्टर 3। ठीक है जी, तो लिखिए सबसे पहले सेमेस्टर 3। और सेमेस्टर 3 में जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो पढ़ा रहे हैं इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक होगा बजट कंस्ट्रेंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, क्या दिक्कत हो सकता है? मैंने कहा आपको सिलेबस के लिए मैंने अलग से लेक्चर ले रखा है, उस लेक्चर में सारा सिलेबस होगा, सब कुछ डिस्कस होगा। लेकिन फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको कि आपका पूरा कोर्स ना 3 यूनिट्स में बटा हुआ है। पहला यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, और तीसरा है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट्स। लेकिन मैं इस क्लास में उस चीज़ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अलग से इसके बारे में लेक्चर बना रखा है। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं हम, यूनिट 1 पढ़ाएंगे आपको। यूनिट 1, यूनिट 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर है, ये तो कोर्स वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे ना। यहाँ भी ये जान लो कि यूनिट 1 में बजट, यूनिट 1 को एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो बजट कंस्ट्रेंट से लेकर के डिमांड तक के हैं। बजट कंस्ट्रेंट है, बजट कंस्ट्रेंट के बाद प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस के बाद यूटिलिटी है, यूटिलिटी के बाद चॉइस है, एंड चॉइस के बाद डिमांड है। ये एक सीक्वेंस में चैप्टर्स हैं, इसमें से किसी भी एक टॉपिक को छोड़ दोगे तो कोई एक दूसरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल सीक्वेंस में है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है। स्लट्स की इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट का टॉपिक है, बाइंग एंड सेलिंग है, वो सब बाद में करते रहेंगे धीरे धीरे बात। लेकिन पहले ये एक बंडल है जिसमें आपको लगभग 30 से 35 क्लासेस लगेंगे, कम से कम नहीं भी कुछ तो 100 से ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे, तब जाकर के ये बंडल कंप्लीट होगा आपका। तो मैंने क्या कहा, 30 से 35 क्लासेस लगेंगे, 100 से ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे, कई सारे थ्योरेटिकल बातें डिस्कस होगी, तब जाकर ये 5 चैप्टर्स का बंडल तैयार होगा। और इस बंडल के बेसिस पे रिमेनिंग चैप्टर्स भी जो सेमेस्टर 3 के, वो भी डिपेंड करते हैं इनके ऊपर। इवन सेमेस्टर 4 भी डिपेंड करता है इसके ऊपर। पूरा माइक्रो इसके ऊपर बेस है। सेमेस्टर 3 तो है ही है, सेमेस्टर 4 भी है, सेमेस्टर 3 के अदर चैप्टर्स भी है, पूरा फाउंडेशन है ये। 100 न्यूमेरिकल्स कोई साधारण बात तो है नहीं, सारे करने होंगे। और ये सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स है, इसलिए मुझे पहला क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा बजट कंस्ट्रेंट। लिखिए आप, क्या लिखिए बच्चे, बजट कंस्ट्रेंट। मैंने कहा आपको एक प्रॉपर एक रजिस्टर बना के रखो, पौच पौच मत करना, बिल्कुल प्रॉपर रजिस्टर। सारा काम उसी रजिस्टर में होगा, यानी कि सब जगह अलग अलग लिखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी उसी में, थ्योरी भी उसी में, प्रॉपर तरीके से। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप सीजन के आखिरी में बहुत अफसोस होगा आपको कि मैंने क्यों नहीं माना।
एकदम न्यूमेरिकल्स है। आप अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 एंड ऑनवर्ड्स, तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपको। आइए जी, इसके अंदर सबसे पहले क्या चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बजट कंस्ट्रेंट। देखिए, बजट कंस्ट्रेंट लिख लिया। आज की क्लास जो बजट कंस्ट्रेंट की है, इसका नाम मैं लिखता हूं यहां पे, देखो क्या नाम लिखता हूं इसका, ये वार्म अप क्लास है। इसको मैं वार्म अप क्लास क्यों बोलता हूं, कई सारे बच्चे जो जूनियर लेवल पे ढंग से पढ़े होते हैं, उनको लगेगा इसे आज की क्लास में बहुत कुछ सुन रखा है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ रखा होगा, या पढ़ा होगा तो भूल गए होंगे, उनके लिए ये क्लास बहुत यूज़फुल भी होगा। और जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए तो काफ़ी यूज़फुल होगा। अदरवाइज मैं ये मानकर चलता हूँ कि किसी बच्चों को कुछ भी नहीं आता, ये मेरी आदत है शुरू से ही। मैं अगर ये मानकर चलूँ किसको क्या आता है, तो फिर मुझे बता दो किसको क्या आता है, वही बताता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आपके चेहरा मुझे दिखते नहीं है, आपका पता नहीं चलता आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो मैं ये मानकर चलता हूँ किसी को कुछ भी नहीं आता है। छोटी छोटी बातें भी डिस्कस करता हूँ, बस अंतर ये है कि छोटी छोटी बातों में टाइम कम लगाता हूँ, बड़ी बातों में टाइम ज़्यादा लगाता हूँ, लेकिन करता डिस्कस सब कुछ। ज़्यादातर बच्चे इस स्ट्रैटेजी को पसंद ही करते हैं कि कुछ छोड़ा ही नहीं, हमने सब कुछ बता दिया। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये स्टैंडर्ड 12th का होगा या कॉलेज का होगा। चलो ये फटाफट डिस्कस करते जाओ, जो आपके स्टैंडर्ड का होगा उस पर स्टे करेंगे, जो आपसे बिलो स्टैंडर्ड होगा उसको फास्ट फास्ट पढ़ाएंगे। ये कहानी है, लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ये वार्म अप क्लास कह सकते हैं इसको आप, राइट जी। ये जान लीजिए कि आपके सिलेबस में अगर मैं कहूँ तो 100% क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, थ्योरी आएंगे ही नहीं। क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स। क्लियर जी बच्चे, आपके सिलेबस में आपके कोर्स में इंटरमीडिएट लेवल पे 100% न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये न्यूमेरिकल्स भी हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे, एक तो पास्ट ईयर पेपर्स के फॉर्म में, और दूसरा वर्कबुक न्यूमेरिकल्स, सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग मुझे कहाँ से करनी पड़ेगी बताओ, थ्योरी से। भले वो एग्जाम में आए ना आए, लेकिन ये पास्ट न्यूमेरिकल्स हो या फिर वर्कबुक न्यूमेरिकल्स हो, इन सबको करने के लिए थ्योरी तो करना ही पड़ेगा। विदाउट थ्योरी तो पॉसिबल नहीं है समझ पाना, राइट जी। तो बजट कंस्टेंट के 3 4 5 क्लासेस लग सकते हैं, 6 क्लासेस भी लग सकते हैं। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इस क्लासेस में कि आने वाले चैप्टर्स में क्या होने वाला है। ये कहानी यहाँ तक रही अभी तक। तो चलिए जी, अब कुछ ज़्यादा बात नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं क्लासेस। बजट कंस्टेंट का थ्योरी स्टार्ट करते हैं, फिर 1 क्लास 2 क्लास के बाद न्यूमेरिकल्स भी इसका स्टार्ट कर देंगे। क्लियर यहाँ तक। आप बजट से मतलब क्या समझते हैं, अब मैं किसी से कुछ पूछूंगा नहीं, लगातार बोलता जाता हूँ, कई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप। बजट से मतलब क्या समझते हैं, आपकी जो इनकम होती है ना, वही आपका बजट डिसाइड करता है। ऑफ कोर्स आप अगर साल में 10 लाख रुपए महीना कमाते तो आपका बजट वही डिसाइड करता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो। हालांकि किसी बंदे की इनकम क्या होती है ये और भी मुश्किल, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर हम जाएंगे अगर तो बताएंगे, अगर इंडोमेंट पढ़ाना होगा तो फिर पता चलेगा, लेकिन उतना पीछे भी जाना नहीं है। अभी सिंपल समझना है कि जो आपका बजट है वो डिसाइड कौन करता है, आपकी इनकम। क्या किसी बंदे का इनकम अनलिमिटेड होता है, बताओ जरा, प्लीज टेल मी। नहीं, जो इनकम की लिमिटेशन होती है, जो इनकम की लिमिटेशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, बोलो प्लीज। जो इनकम की लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन, उसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रेंट। याद रखना, अगर आप लिमिटेशन वर्ड यूज करते हैं हमेशा ना कि हमारी ये लिमिटेशन है, तो वहां पे आप कंस्टेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए अगर दोनों को ज्वाइन कर दो, इसको बजट एंड कंस्टेंट को, तो ये क्या हो जाएगा, बजट कंस्टेंट। बजट की लिमिटेशन, आप कहीं कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो शॉपकीपर आपसे क्या पूछता है, आपकी बजट कितनी है। कोई प्राइस अगर 15 लाख का सामान होता है तो आप कहते हो ये मेरी तो ये लिमिटेशन है, मैं ले ही नहीं सकता, मेरी बजट इतनी नहीं है। मतलब क्या, बजट कंस्टेंट है। समझ गए। अब बताओ, इतनी छोटी सी बात, जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, इतने सारे एग्जाम पास करके आया हो, तो क्या उसको बजट कंस्टेंट का मतलब नहीं पता होगा। पता ऑफकोर्स पता होगा, लेकिन मेरी आदत है मैं हर चीज़ डिस्कस करता हूँ।
मुझे पता है कि भाई छोटी छोटी बातें भी कोई बार बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो मैं समझा देता हूँ सब कुछ, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे लिए। तो इनकम की जो लिमिटेशन है उसी को क्या बोलते हैं, बजट कंस्टेंट। इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे इनकम को हम यहाँ एम से डिनोट कर सकते हैं, आपकी जो इनकम है। अब यहाँ पे बजट कंस्टेंट में ये देखना पड़ेगा कि मान लो कोई गुड्स ऐसे है, जो कोई क्वांटिटी ऐसे है x1 और x2, ये ऐसे गुड्स है जो आपके लिए अफोर्डेबल है, x1 x2। हालांकि गुड्स तो हजारों होते हैं, लेकिन सारे गुड्स नहीं लेंगे हम, सिंपल गुड्स x1 x2 जो आपके लिए पॉसिबल है। और फिर क्या देखेंगे, उसकी प्राइस। प्राइस मान लो उसकी है P1 एंड P2। वाले इस बात से सहमत है, बताइए, मानते हैं बात को? क्या देखेंगे, गुड्स x1 x2, अब प्राइस उसकी क्या P1 P2। अगर ऐसा कोई गुड्स है जो आपके लिए पॉसिबल नहीं, तो उसकी प्राइस देख के क्या करोगे, उसको डिस्कस भी क्यों करोगे, वो आपके बजट से बाहर है। तो हमने उसी गुड्स को लिया x1 x2 को, और उसके प्राइस P1 P2 को। अगर मैं देखूं कि x1 पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो क्या कहूंगा मैं, P1 x1, और x2 पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो P2 x2। अगर मैं इस एक्सपेंडिचर को प्लस कर दूं P1 x1 P2 x2 को, और मैं ये कहूं कि आपने सारे इनकम अपने खर्च कर लिए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताइए प्लीज टेल मी, लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स ये 12th क्लास है, ये कॉलेज नहीं है सर, ये 12th क्लास है। यस, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बजट इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको बच्चा, बजट इक्वेशन। अगर आपने इक्वस टू साइन लगा दिया तो ये बजट इक्वेशन है। नहीं, अगर मैं ऐसे कर दूं P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन इक्वस टू m, इसका मतलब क्या हुआ, या तो आपने पूरी इनकम खर्च कर दी, या आपने अपने इनकम से कुछ कम खर्च किया, कुछ सेविंग कर लिया, कुछ बचा लिया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट। अगर आपने सारी की सारी इनकम खर्च कर ली तो हो गया इक्वेशन, और आपने नहीं, कुछ इनकम खर्च नहीं भी करी, कुछ इनकम आपने बचा भी ली, तो ये जो साइन है ना, ये साइन लेस देन इक्वल टू, ये कहलाता है बजट कंस्टेंट। मोर प्रैग्मेटिक तो यही है, मोर प्रैक्टिकल तो यह बजट कंस्टेंट। क्यों, कौन सारे इनकम खर्च करता है, कोई नहीं करता है। राइट, मान गए बात को, जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है, बोलिए प्लीज, यहां तक क्लियर होगा। अब अगर मैंने बजट इक्वेशन आपसे डिस्कस कर लिया है, तो अब मुझे क्या डिस्कस करना है आपके सामने, बजट इक्वेशन के बाद मान लो कि ये टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया, बजट इक्वेशन क्या होता है, बहुत बेसिक बात हो गई। अब मुझे आगे बढ़ना है और मुझे बात करना है ग्राफ के बारे में। ग्राफ, बजट कंस्ट्रेंट का ग्राफ, ग्राफ ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट। अगर आपको लगेगा क्लास बहुत आसान चल रहा है, जो कि आपको नहीं लगना चाहिए, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि क्लास को स्पीड अप करके पढ़ लीजिए, लेकिन छोड़िए नहीं। मैंने अपने टीचिंग लाइफ में शुरू से ही अपना प्रैक्टिस बना रखा है कि मैं हर चीज़ पढ़ाता हूँ। अगर आप आगे का पढ़ना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, वहाँ आप देख सकते हैं आगे जाके मैंने क्या पढ़ा रखा है। लेकिन एक क्लास में मैं जंप नहीं मार सकता, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ ढंग से। ग्राफ ऑफ द बजट कंस्टेंट, अब ग्राफ बनाना मुझे, इसका ग्राफ बनाना बेहद ही आसान होगा, हर बच्चा जानता है, बेहद ही आसान होगा। मानते बच्चे, बताइए जल्दी से, होगा ना आसान? ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये ग्राफ। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन बेसिकली है, ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ग्राफ इसका ऐसा ही आएगा, यहाँ पे आप x2 रखो, यहाँ पे आप x1 रखो। x2 क्वांटिटी कितना परचेज करेंगे आप, P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वस टू, अगर m है, अगर मान लीजिए x1 को हम 0 मान लेते हैं, तो x2 कितना परचेज करोगे, P2 x2 इक्वस टू m, तो x2 कितना परचेज करोगे, m अपॉन P2। मानते हैं, m अपॉन P2 परचेज करेंगे। सिमिलरली अगर मैं x2 को 0 मान लूँ, तो x1 कितना परचेज करेंगे, m अपॉन P1। कितनी बेसिक बात है, लिखिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, m अपॉन P1। और ये है m अपॉन P2 और ये है m अपॉन P1, दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ये क्या हो गया,
लाइन ऑफ द बजट इक्वेशन। अब मैं बताऊं कि इस लाइन के जो बाहर के पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं? प्लीज माइक ऑन कीजिए, बताइए अफोर्डेबल है कि नहीं? इस लाइन के बाहर के सारे पॉइंट आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं? कमान जल्दी से। नो सर, ये अफोर्डेबल नहीं है। ये मैंने आपको धोखा देने के लिए बोला था ये बात, कि आप फंस जाओ मेरे चक्कर में। ये अफोर्डेबल नहीं है। तो अफोर्डेबल कौन है सर? अफोर्डेबल उसके अंदर के पॉइंट्स हैं, ये सारे अफोर्डेबल है। आप बता सकते हैं ये सारे पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन, ऑल पॉइंट्स टुगेदर क्या कहलाता है? बहुत बेसिक बात बताइए, क्या कहलाता है? ये कहलाता है बजट सेट। क्या कहलाता है बच्चे? ये कम ऑन, इसके ऊपर का पॉइंट भी ये कहलाता है बजट सेट। अगर आपने बजट लाइन के ऊपर कहीं परचेज करी, यहां परचेज करी, इससे क्या पता चलता है कि आपके पास कोई इनकम बचा नहीं, मानते हो? लेकिन आपने अंदर परचेज करी तो इसका मतलब कुछ इनकम बच गया आपके पास। तो पूरा ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं? द शेप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट। और ये लाइन क्या कहलाता है? ये लाइन बोलो क्या कहलाता है? लाइन ऑफ व्हाट? बजट इक्वेशन। इक्वेशन हो गया। बहुत बेसिक बात, 12th क्लास की बात, एब्सोल्युटली 12th क्लास। वार्म अप क्लास कर रहे हैं ना, तो वार्म अप में आपको स्टार्टिंग में बेसिक बेसिक बातें ही होता क्या है ना, जैसे मतलब 12th क्लास मैंने पढ़ा होगा। अभी आपको याद आ रहा होगा कि किस समय ये टीचर ने पढ़ाया होगा, उस वक्त मेरे आगे कौन था, मेरे पीछे कौन था, मेरे बगल में कौन था, क्या बातें हो रही थी, एग्जाम में कौन से न्यूमेरिकल आए थे, सब याद आ रहा होगा। लेकिन पढ़े हुए तो 4-5 महीना हो गए ना। ऐसा भी हो सकता है कुछ दिमाग से निकल रहा हो, ओझल सा हो रहा हो, भूला भूला सा लग रहा हो, तो सब आपको क्या हो जाएगा? वार्म अप हो जाएगा। मान गए? मान गए सर। जनरली क्या होता है? जनरली बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है? बजट इक्वेशन क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। जनरली जो बजट लाइन होता है ना, बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जनरली बजट लाइन क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सर जनरली क्यों लिखा है? हमने तो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग देखा है। अगर हम x1 ज्यादा परचेज करेंगे तो x2 कम करना पड़ेगा, हमने ऑलवेज देखा है। आपने जनरली क्यों लिखा है? कुछ केसेस में क्या होता है, बजट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन याद रखना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई पूछ सकता है। देखो क्या होता है ना, इको ऑनर्स लेवल पे कोई टीचर आपसे पंगा ले सकता है, भाई बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्या? अपवर्ड भी हो सकता है? आपको यस हो सकता है सर। जब टॉपिक आएगा, अगर आएगा तो, या कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ गया तो उस केस में आपको पढ़ाएंगे ये चीज हम। बजट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। बजट लाइन में बी अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। इफ वी टेक लोन, अगर हम लोन लेके अपनी बजट बढ़ाते हैं तो, इन द केस ऑफ इंटर टेम्पोरल चॉइस, इंटर, अगर कभी ये पढ़ाने का मौका मिला या कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ गया तो उस केस में बताएंगे आपको। अभी मत ध्यान दे उस पर कि बजट लाइन आपका अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। मान लो मैंने पढ़ा दिया कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मैंने पढ़ा दिया हर जगह, लेकिन कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जहां पे बजट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग हो गया, आप कहोगे ना सर कैसे सर है ये, इन्होंने तो ऐसी कोई केस ही नहीं बताया कि अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। मैंने बता दिया आपको अपवर्ड स्लोपिंग भी पॉसिबल है। मैंने न्यूमेरिकल देख रखा है, मैंने देख रखा है, इसलिए मैंने ये तैयारी कर रखी है कि मैं बच्चों को बता ही दूं यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है। लेकिन न्यूमेरिकल है ऐसा, दिखाऊंगा आपको मैं। चलिए, मैंने जितना पढ़ाया उस पढ़ाने के बाद कुछ बच्चों से बात करने का भी वक्त है, लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि क्लास में कौन कौन बच्चे हैं, थोड़ा सा आपसे हल्का सा बात करने की कोशिश करता हूँ। वैसे बच्चे माइक ऑन तो करते नहीं, फिर भी चलिए जी बताइए। अर्ची शर्मा जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है अभी तक जितना मैं पढ़ाया? समझने वाली बात कुछ तो है नहीं, सब कुछ आता ही होगा आपको, फिर भी बताइए। अर्ची टेल मी। आ गया ए सिंह, दीपांशु, दीक्षा, जल्दी जल्दी माइक ऑन किए बताइए सब कुछ। हीरा सिद्दीकी, निहारिका, ऋतिक, श्वेता, तन्वी, उदीशा, अरे कमॉन बच्चे जल्दी से। श्वेता आ गया, ऋतिक। तो एक छोटी सी बात और पूछता हूँ, मैं जो बहुत सारा बेसिक्स बातें बता रहा हूँ, ये अप्रिशिएबल है या कि ये डिमोटिंग है, मतलब नहीं बताना चाहिए मुझे? क्या कहते हो? निहारिका क्या बोलती है? टीचर की वजह से आप दबाव में मत बोल देना, सच से बताना। किसी भी चैप्टर की बातें मैं
स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे जाके। ये अच्छी बात है बुरी बात है हीरा सिद्दीकी यानी हारिका? अच्छी बात क्यों है? आपको ने 12th नहीं पढ़ा क्या आपने? रिवीजन जरूरी है, फायदा ही है। चलो बहुत अच्छी बात। निहारिका क्या बोल रही है? निहारिका कुमावत, क्या माइक ऑन करने में भी शर्म होता है? कोई दिखता नहीं है, देख नहीं रहा कोई आपको? ना मैं देख रहा हूँ ना आप मुझे देख रहे हैं। माइक ऑन कीजिए प्लीज। ऋतिक, ऋतिक बोल दिया क्या? अगर ऋतिक, हाँ बेसिक्स जानना है कि नहीं आना है? जानना है सर, जानना है सर। यस सर जानना है। चलिए तो ये देख लिया आपने। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ साथ साथ कि मैंने आपके लिए और भी बहुत कुछ रख रखा है। देखिए ये चीज़ जो आप मेरे से पढ़ेंगे, इन सब को ये मैंने थ्योरेटिकली आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है एकदम सीक्वेंस वाइज। यहाँ पे कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेड टाइम इसका रीडिंग करेंगे ना एक बार, अरे इसको तो छोड़ो, आप यूपीएससी भी कर जाएंगे। कई बच्चे इसको संभाल संभाल के यूपीएससी में भी रखते हैं, इसको आईएएस के एग्जाम के लिए भी, वो भी कर जाएंगे आप। ये संभाल के रखना है सब कुछ को। ये आपका ही नोट्स है, ये देखिए नोट्स आपके सामने है। जो पढ़ाएंगे सब आपके सामने यहाँ पे होगा। ऐसे थ्योरी के भी होंगे, ऐसे न्यूमेरिकल्स के भी होंगे। क्लियर बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ, आपको ले जाता हूँ फिर दोबारा से क्लास के अंदर। आइए वापस। ठीक है जी, अब मैंने आपको बजट लाइन का इक्वेशन बता दिया, बजट लाइन का स्लोप बता दिया। अब बता सकते हैं मुझे क्या बताने की जरूरत पड़ेगी? क्या बताना मुझे अब? सॉरी, बजट लाइन का ग्राफ बता दिया, तो अब क्या बताना है बताओ? मैंने आंसर दे दिया आपको इसे। अभी तक मैंने बजट लाइन का क्या बता दिया? ग्राफ, सॉरी पहले तो इक्वेशन, फिर बता दिया ग्राफ। अब बताओ क्या बताना मुझे? अब बताना मुझे इसका स्लोप। जब इकोनॉमिक्स में ये तीन चीज हर जगह होता है, इक्वेशन ग्राफ एंड स्लोप। न्यूमेरिकल्स में ये चीज पूछे जाएंगे, इक्वेशन ग्राफ एंड स्लोप। स्लोप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़े सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं हर क्वेश्चन में। अभी देखना जितनी बातें करूंगा ना मैं, डिमांड करूंगा, कुछ भी करूंगा, हर जगह इक्वेशन ग्राफ एंड स्लोप याद रखना। पूछूंगा इक्वेशन बताओ, ग्राफ बताओ, स्लोप बताओ। क्लियर बच्चे? क्लियर सर। आइए जी, इक्वेशन की बात होगी, ग्राफ की बात होगी, अब स्लोप की बात करते हैं। लिखिए स्लोप, टॉपिक लिखिए स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ठीक है जी, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। देखो लाइव क्लासेस तो आपको मिल ही रही है, साथ साथ अगर कोई बच्चा लाइव में नहीं आना चाहता है, वो चाहता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या टाइम मेरे को नहीं मिल रहा है, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। 100% कोर्स आपको वन गो में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड मोड में हम लोग ऑलरेडी तैयार करके रखते हैं पूरा कोर्स को 100%। जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको मिल जाता है। साथ साथ लाइव आपके लिए ऑप्शनल है, आ सकते हैं। आज के ज़माने में ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं। कोई बच्चा कॉलेज से आता है थक जाता है, कोई बच्चा किसी दिन कहीं और जगह बिजी रहता है, तो वो रिकॉर्डेड मोड में पढ़ना चाहता है। तो रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए रिकॉर्डेड मोड में भी हमारे पास होते ही होते हैं, 100% होते हैं। जैसे आप ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे बच्चे आपके फ्रेंड्स आपके ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और वो कई सारे चैप्टर्स पढ़ भी चुके हैं। मैं फीडबैक बच्चों से लेता रहता हूँ और मेरे पास जो सॉफ्टवेयर उसमें मैं देखता भी रहता हूँ किस बच्चों ने कितना पढ़ा है। ये सारी बातें होती है। चलिए जी, स्लोप ऑफ द बजट लाइन, आइए बात करते हैं स्लोप ऑफ द बजट लाइन की। मैंने बजट लाइन का इक्वेशन क्या बताया आपको? P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू m। अगर इसका स्लोप निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लेके आइए इसको। कैसे? P2x2 इक्वस टू m माइनस P1x1 और x2 इक्वस टू m बाई P2 माइनस P1 अपॉन P2 इंटू x1। और इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन क्या होता है? y इक्वस टू mx, सॉरी c प्लस mx होता है ना? प्लीज टेल मी। यस सर। अब ये बताइए, आपको कसम आप झूठ मत बोलना है, सच से बताना मुझे। ये बताइए कि यहाँ पे ये m क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये फिर क्या हो गया? ये m को रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया स्लोप ऑफ द बजट लाइन। अब मैं अलग से लिख दूँ तो क्या लिखूंगा? अलग से लिखूँ तो क्या लिखूंगा? स्लोप बजट लाइन, बोलो प्लीज। ठीक है जी, तो देखिए ये स्लोप ऑफ द बजट लाइन, अलग से मैं लिख दूं इसको तो क्या लिखूंगा? स्लोप ऑफ द बजट लाइन इक्वस टू माइनस P1 अपॉन P2।
ये माइनस साइन यहाँ क्या शो करता है? ये शो करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। कोई भी लाइन अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वहां नेगेटिव साइन होगा, याद रखिएगा। अब बताइए स्लोप के बारे में मैंने जो बोला अभी आपको P1 अपॉन P2, तो मैं पूछूं आपकी स्लोप किस पे डिपेंड करता है, P1 पे या P2 पे या दोनों पे? कम ऑन जल्दी से, स्लोप किस पे डिपेंड करता है? स्लोप इंडिविजुअली P1 एंड P2 पे डिपेंड करता ही नहीं है। स्लोप इंडिविजुअली P1 P2 पे डिपेंड नहीं करता। मैं प्रूफ करता हूं कैसे। मान लो P1 2 है, P2 3 है, या P1 4 है, P2 6 है, P1 8 है और P2 कितना हो गया? 12 है। यहां पे P1 P2 डिफरेंट डिफरेंट है ना? कम ऑन जल्दी से, P1 P2 तो डिफरेंट है। P1 2 है, 4 है, 8 है, P2 3 6 12 है। P1 P2 अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी स्लोप क्या है? कम ऑन। अरे मेरी बात आप नहीं बोल, तो इतनी छोटी सी बात है, कभी कोई फंसा देगा आपको कहीं पे भी। स्लोप डिपेंड्स ऑन P1। P1 तो चेंज हो गया ना, देखो यहाँ पे तो स्लोप चेंज होना चाहिए, नहीं। आप क्या कहोगे कि स्लोप डिपेंड्स कलेक्टिवली ऑन द रेशियो ऑफ द P1 एंड P2। स्लोप इंडिविजुअली P1 P2 पे डिपेंड नहीं करता। स्लोप किस पे डिपेंड करता है? रेशियो ऑफ द P1 एंड P2। अब देखो क्यों कहा मैंने रेशियो, क्योंकि 2/3 इक्वस टू 4/6 इक्वस टू 8/12 है ना? बोलो प्लीज, कम ऑन, बोलो ना प्लीज। नहीं बोलोगे तो मैं भी चुप हो जाता हूं। यस सर। तो आप क्या लिखोगे? स्लोप ऑलवेज किस पे डिपेंड करता है? स्लोप इज द रेशियो ऑफ P1 एंड P2, नॉट इंडिविजुअली। स्लोप इज द रेशियो ऑफ P1 एंड P2। P1 P2 का रेशियो है, ये इंडिविजुअली P1 P2 पे डिपेंड नहीं करता है। क्या बात है, इतनी छोटी सी बात है। देखो कभी भी अगर आप मुझसे मिलते या किसी टीचर से मिलेंगे, कोई फंसाना चाहे फंसा देगा आपको। स्लोप डिपेंड्स ऑन P1, स्लोप डिपेंड्स ऑन P2। आपको नहीं, स्लोप डिपेंड्स कलेक्टिवली ऑन रेशियो ऑफ द P1 एंड P2, दैट्स इट। अब ये जान लो, ये स्लोप की वैल्यू है, ये P1 P2 क्या स्लोप की वैल्यू है। आपको अगर P1 P2 पता है तो वैल्यू ऑफ स्लोप निकाल सकते हैं आप। लेकिन आइए मैं स्लोप निकालने का दूसरा तरीका बताता हूं आपको, अदर मेथड, अदर मेथड टू फाइंड आउट द स्लोप। आइए लिखिए मेरे साथ। अदर मेथड टू फाइंड आउट द स्लोप। क्या होगा सर? चलिए मैं एक पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। ये मान लीजिए आपका बजट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x1 है। ये x2, ये x1, इसको आप क्या बोलेंगे? चेंज इन x2। इसको आप क्या बोलेंगे? चेंज इन x1। अगर मैं कहूँ चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, ये क्या है? तो आप क्या कहोगे? बताओ क्या कहोगे इसको आप? चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 क्या है? ये भी स्लोप है। अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है तो चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1। अगर मैथमेटिकली कहूँ तो स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? P/B। याद होगा आपको, शायद पढ़ा होगा। देखो कितनी छोटी सी क्लास की बातें मैंने यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ इसको। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला सेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है। ये वाला क्या है? बेस है। अगर मैं ये परपेंडिकुलर ले लूँ और ये बेस ले लूँ तो क्या मुझे ये स्लोप मिल जाएगा? क्या मुझे ये स्लोप मिल जाएगा? देखो मिल जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो पूरा स्लोप ही सेम रहेगा, पूरा स्लोप सेम रहेगा। अगर किसी पॉइंट पे स्लोप जो है वो हर पॉइंट पे वही स्लोप रहेगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट पे जो स्लोप होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पे। स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होता है हर पॉइंट पे। आपने क्या देखा? आपने देखा स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1। इसका मतलब सर चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 को हम स्लोप कहते हैं और P1 अपॉन P2 को स्लोप की वैल्यू कहते हैं। अगर मुझे स्लोप निकालना होगा, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 निकालना होगा, P1 अपॉन P2 दे रखा होगा तो निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ? स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट? P1 अपॉन P2।
ये जो P1/P2 लिखा ना, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखा, मैंने माइनस साइन छोड़ दिया है। अगर माइनस साइन को हटा दो ना तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट टर्म्स में कहते हैं उसको, या आप मोड में लिख सकते हैं उसको आप। तो स्लोप को हम चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 भी कह सकते हैं, और दैट इज इक्वल टू P1/P2 भी कह सकते हैं। वेरी गुड, मान गए बात को। आप बात को आगे ले आते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें मैं इसलिए हाईलाइट करता हूं, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो देखना हर एक नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, हर चीज का, हर चीज वहां इस्तेमाल होगा। आइए इसको और दूसरे तरीके से प्रूफ करते हैं। आइए देखो इसको प्रूफ करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं आपको। क्या है आपका बजट लाइन, क्या है प्लीज टेल मी, क्या बजट लाइन, बजट इक्वेशन क्या, P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू m, है ना, राइट सर। P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू m, बिल्कुल सही बात। मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, x1 में कुछ चेंज करते हैं, x1 प्लस चेंज इन x1, तो ऑफ कोर्स आपको x2 में भी चेंज करना पड़ेगा, x2 प्लस चेंज इन x2, क्योंकि आपका इनकम तो ओवरऑल चेंज हुआ नहीं है, इनकम तो वही का वही है। तो अगर आप x1 परचेज करोगे ज्यादा या कम तो उसका इफेक्ट x2 पे भी होगा, डेफिनेटली होगा। x1 बढ़ेगा तो x2 घटेगा, एंड वाइस वर्सा। अब आप कहोगे सर अगर एक बढ़ेगा एक घटेगा तो बढ़ने वाले के पीछे प्लस साइन लगा दो और घटने वाले पीछे माइनस साइन लगा दो। मैं नहीं लगाऊंगा, वो अपने आप आ जाएगा, देखना सॉल्व हो करके। ये श्योर है कि अगर मेरी इनकम में चेंज नहीं हुआ है तो x2 और x1 में चेंज होने के बावजूद भी ओवरऑल इक्वेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओवरऑल इक्वेशन सेम रहेगा। यहां पे मुझे आपकी कंसेंट की जरूरत है। आप बताइए यस या नो, कोई एक बच्चा बताइए यस या नो, कम ऑन जल्दी से, यस सर, बिल्कुल सही बात। आइए इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं और इसको खींचते हैं, आगे ले जाते हैं। क्या आगे ले जाएंगे, इसको चेंज करते हैं ब्रैकेट को, P1x1 प्लस P1 चेंज इन x1 प्लस P2x2 प्लस P2 चेंज इन x2 इक्वल टू m है। m के बदले क्या पुट कर सकते हैं, पहला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है P1x1 प्लस P2x2, ये पुट कर देंगे। तो P1x1 ये कट गया, ये कट गया, कट गया ना, बताओ प्लीज। तो बचा क्या आपका, P1 चेंज इन x1 इक्वल्स टू P2 चेंज इन x2। अगर मैं देखूं यहां पे तो मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, P1 अपॉन P2। एक बात और भी सुनो, ये एक जगह माइनस साइन होगा ना, एक जगह, क्योंकि ये तो यहां तो जीरो आ जाएगा ना, बोलो ना। अगर जीरो हो गया तो एक को राइट हैंड साइड ले जाओगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, अल्टरनेट साइड ले जाओगे। नई बात समझे, और एक कैसी बात करते हो, इतनी छोटी बात नहीं समझे, समझ गए यार। P1 चेंज इन x1 प्लस P2 चेंज इन x2 इक्वल्स टू जीरो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 चेंज इन x1 इक्वल्स टू माइनस P2 चेंज इन x2। अब क्या कर सकता हूँ, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इक्वल्स टू क्या कर सकता हूँ, P1 अपॉन P2 माइनस साइन। मान गए बच्चे, प्लीज कम ऑन जल्दी से, कंसेंट की जरूरत है यहाँ पे, जल्दी से ऑन कीजिए माइक। मान गए, इससे क्या पता चला, आपने प्रूफ कर दिया। देखो, स्लोप ऑफ द बजट लाइन इक्वल्स टू चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इक्वल्स टू माइनस P1 अपॉन P2। बिल्कुल सेम चीज बार बार बोल रहा हूँ। कहोगे सर इतनी छोटी सी बातों आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया, जब वक्त आएगा ना तब बताऊंगा कि छोटी बात ही बड़ी बात थी। अभी तो आप बोल लो जो बोलना है आपको। लिख लीजिए इस बात को, लिख लिया, लिख लिया यहां तक, क्लियर। कमान, उदिशा, तन्वी, दीक्षा, आलोक एंड रेस्ट ऑल, यस सर, लिख लिया आपने। आइए बच्चे, मेरा मन करता है कि मैं चेंज इन x2 अपन चेंज इन x1 पे कुछ और बात करूं आपसे, मेरा जी नहीं भरा अभी तक। चेंज इन x2 अपन चेंज इन x1 पे कुछ और बात करना चाहता हूं। लिखिए, हरे रंग में बात करता हूं इसके बारे में। चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। क्या चीज है ये, क्या है ये चीज, इसको क्या बोलेंगे हम, पता है इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये है क्या, अगर मैं एक यूनिट x1 का प्लस करता हूं तो x2 का 2 यूनिट मान लो मुझे माइनस करना पड़ता है। सपोज करो एक एडिशनल यूनिट ऑफ x1 के लिए x2 का 2 यूनिट मुझे लूज करना पड़ता है। तो आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 क्या है? 2 यूनिट्स ऑफ x2 है। एक बात जान लो, जब भी आप x1 x2 परचेज करने चाहोगे आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होंगे, x1 x2 x3 x4, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होंगे उसमें से 2 ऑल्टरनेटिव्स को चूज कर लो, एक फर्स्ट को और एक सेकंड को। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव एंड सेकंड ऑल्टरनेटिव। अब बताओ फर्स्ट एंड सेकंड में किसको चूज करेंगे आप? कम जल्दी बताइए, किसको चूज करेंगे? सुनो ना, आगे मत बढ़ो, मैं पूछ रहा हूं, मान लो आपके पास ढेर सारे गुड्स हैं, ढेर सारे ऑप्शंस हैं, आपने प्रेफरेंस बना रखी है कि मुझे x1 x2 x3 में मेरी चॉइस क्या है? 1 2 3। फर्स्ट चॉइस आपकी ये है, सेकंड चॉइस आपकी ये है, थर्ड चॉइस भी हो सकती है, फोर्थ चॉइस भी हो सकती है। आप चूज क्या करोगे बताओ? आप इतनी छोटी सवाल में आप मत सोचिए कि मैंने कुछ खास पूछ दिया, मैंने सिंपल बात पूछा है। बताओ ना, अगर फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, आप चूज कौन सा करो, कौन सा परचेज करोगे आप? बोलो ना प्लीज। फर्स्ट चॉइस परचेज करेंगे, सोचने वाली बात क्या थी इसमें? क्या कोई सेकंड चॉइस परचेज करता है? नो सर, फर्स्ट चॉइस परचेज करेंगे। ये आप परचेज करेंगे। जब आपने फर्स्ट चॉइस परचेज करी तो आपने रिजेक्ट किसको किया? बताओ, रिजेक्ट किसको किया, किसको किया? सारे को रिजेक्ट नहीं किया, थर्ड एंड फोर्थ तो रिजेक्टेड था पहले से ही। जब आप फर्स्ट चूज कर रहे थे तो आपने सेकंड को रिजेक्ट किया है। कम ऑन, ओह, मानते हो? जब आप फर्स्ट को चूज कर रहे थे तो थर्ड एंड फोर्थ का ऑप्शन तो आपने कब का छोड़ दिया? आपके पास सेकंड चॉइस थी। तो याद रखना, जिसको चूज करते हैं, अगर मैं पूछूं कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, तो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपने चूज किया x1 और आपकी सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव थी 2x2, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कभी भी कोई पूछे तो क्या बताओगे? बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? किसी भी गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होता है उसका? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन था जॉब करने का, तो मैं जो पढ़ा रहा हूं इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर मैं नहीं पढ़ाता तो क्या करता? बताओ क्या करता? जॉब करता। तो मेरे, तो पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो मैंने छोड़ दिया, क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जॉब करना। जॉब करना। आप कहोगे सर जॉब भी कर सकते थे, अंडे की दुकान भी लगा सकते थे, छोले भटूरे की दुकान भी लगा सकते थे, तो वो सब छोड़ दो, वो सब नहीं करेंगे हम। तो बताओ, मैंने जो पढ़ाना चूज किया है वो किसको छोड़ के चूज किया? अंडे की दुकान? कमान, जॉब को छोड़ के। क्या बोल रहे हो? जॉब क्यों छोड़ दिया आपने, ये पूछ रहे हो? बोलो ना। किसी बच्चे ने कुछ, कोई पूछ रहा था, अगर पूछ लो तो ज्यादा अच्छा है। बोलो। अरे क्यों नहीं पूछ रहे, पूछो ना जल्दी से। मैं भी चुप हो जाता हूँ फिर। अगर आपको ये लगता है कि सर आपने जॉब क्यों छोड़ के पढ़ाना शुरू किया, आपके लिए मान लो अगर ऐसा है कि जॉब ही पसंद है, पढ़ाना पसंद नहीं है, तो फिर आपके लिए फर्स्ट चॉइस क्या हो गया? जॉब। और सेकंड चॉइस क्या हो गया? पढ़ाना। तो आपके जॉब का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? पढ़ाना है, टीचिंग है। तो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आइए समझ में आ गया आपको? तो बताइए, यहाँ x1 जो 1 यूनिट है, सपोज करो, तो उसको अगर आप प्लस कर रहे हो, एड ऑन कर रहे हो, तो उसके लिए आपने क्या मिस किया होगा? 2 यूनिट्स ऑफ x2 या 3 यूनिट्स ऑफ x2, लाइक दैट। तो बताइए, अगर मैं यहां लिखूं कि चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, ये क्या है? ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 है। तो क्या आप इस बात को मानोगे? बताओ जरा, बोलो ना। अगर मैं कहूं कि चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1, ये x1 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो डिनोमिनेटर में होता है वो हम चूज कर रहे हैं, जो न्यूमिनेटर में होता है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, लाइक दैट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1। कहोगे सर चेंज इन x2 एंड चेंज इन x1, ये तो स्लोप भी है। ऑफ कोर्स ये स्लोप है। इसका मतलब सर, स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इक्वल्स टू p1 अपॉन p2 इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1। अगर कभी न्यूमेरिकल में स्लोप निकालने के लिए क्या दिया तो निकाल लोगे,
अगर उसी न्यूमेरिकल में कहेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 निकालो, आप कंफ्यूज कर जाओगे, सर ने सिखाया नहीं था। बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, कम ऑन टेल मी प्लीज, माइक ऑन, बोलो। ओके सर कोई बात नहीं, अगर हाँ बोलो ना प्लीज, कम ऑन जल्दी बोलो। हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेंगे। आप कहोगे सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर मैंने बजट लाइन का स्लोप निकाल दिया तो वो स्लोप ही क्या है, कम ऑन, वो स्लोप ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बजट लाइन है, अब सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 है, वो स्लोप ही क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 है। मानते हो बात को, फिर से मेरे साथ बोलो, अगर मैंने स्लोप ऑफ द बजट लाइन निकाल लिया, कम ऑन, अगर मैंने स्लोप ऑफ द बजट लाइन निकाल लिया, x2 अपॉन x1 निकाल लिया, p1 अपॉन p2 की वैल्यू निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया, तो स्लोप को ही क्या कहेंगे हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1, क्योंकि x1 हम चूज कर रहे हैं। यहां भी देखो ग्राफ में, देखो ग्राफ में, देखो ग्राफ में x1 हम बढ़ा रहे हैं और x2 हम क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1। एक बात और याद रखना, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में किसी भी गुड्स का हम स्टडी करना चाहते हैं ना, किसी भी गुड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस गुड्स को ऑलवेज हम x1 एक्सिस पे रखेंगे, x एक्सिस पे रखेंगे, और रिमेनिंग ऑल गुड्स को कहाँ रखेंगे हम, y एक्सिस पे। फिर से मेरे साथ बोलो, कम ऑन बोलो जल्दी से, जिस गुड्स के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं उसको कहाँ रखेंगे, कम ऑन जल्दी से, कहाँ रखेंगे, x एक्सिस पे, और रिमेनिंग और गुड्स को कहाँ रखेंगे, y एक्सिस पे रखेंगे। जिनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं उसको x एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है जी। क्लियर बात, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अगर मैं किसी एक बच्चों से मैं पूछूं कि बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 क्या है, तो आप जल्दी जल्दी बताइए, तब तक मैं नया टॉपिक ढूंढता हूं, क्या पढ़ाना है मुझे, बताइए प्लीज, कम ऑन जल्दी से बताइए। अगर मैं पूछूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 क्या है, तो क्या कहोगे सर, सर आप स्लोप निकाल लो, सिंपल, जो स्लोप होगा वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा न्यूमेरिकली। क्लियर बात सर, राइट सर। अगर मेरे पास P1 अपॉन P2 गिवन है, या तो मैं क्या कर सकता हूं, P1 अपॉन P2 की हेल्प से x2 अपॉन x1 निकाल सकता हूं। देखो अगर P1 अपॉन P2 गिवन है तो इससे मैं x2 चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 निकाल सकता हूं, और वही क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 हो जाएगा। दैट्स इट, न्यूमेरिकल में कोई जरूरत पड़ेगा निकाल सकते हैं आप, फिर मान गए बात को। चलिए अगर मैं छोटी सी बात कहूँ, मान लो P1 अपॉन P2 सपोज करो क्या दे रखा है, 10 अपॉन 5 दैट इज 2 अपॉन 1। बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1। बताइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ x1 क्या हो गया, कम ऑन क्या हो गया, 2 यूनिट्स ऑफ x2 हो गया। क्या बात है जी, आपने कैसे निकाल लिया, आपको गिवन क्या था, सिर्फ P1 अपॉन P2 गिवन था। इतनी छोटी सी बात है, इतनी नन्ही सी बात है, लेकिन कभी कभार बच्चों के दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो छोटी छोटी बातें ना बच्चे छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके आ जाते हैं। दैट्स इट। तो मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में थोड़ा सा 2-4 मिनट ज़्यादा ही वक्त लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम, चलिए जी आगे क्या लिखेंगे, देखिए जी, लिखिए टॉपिक लिखिए, पिवोट्स एंड शिफ्ट अ बजट लाइन, पिवोट्स एंड शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। पिवोट्स का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, वन प्लीज। अगर मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ये एक मैं बजट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये बजट लाइन है। अगर बजट लाइन इधर आ गया तो भी पिवोट्स हो गया, ये एक्सेस बिल्कुल कांस्टेंट है x2 वाला, और ये मान लो x1 था, अब ये x1 डैश हो गया, या मान लो इधर चला गया, ये x1 डबल डैश हो गया, ये x2 में कोई चेंज नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, बताओ जल्दी से, हो सकता नहीं हो सकता है, बोलो कम ऑन, हो सकता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पिवोट्स, जिसको आप सिंपल रोटेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है बात को, रोटेट्स भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ बोलो कम ऑन जल्दी बोलो। चेंज इन बजट लाइन तो कई और वजह से भी होता है ना, ठीक है, आफ्टर ऑल ये जो टॉपिक है ये चेंज इन बजट लाइन ही है, लेकिन चेंज इन बजट लाइन क्यों में होता है, पिवोट्स की वजह से भी हो सकता है और शिफ्ट की वजह से भी हो सकता है।
ठीक है। अब मैं बात बोलता हूं आपको कि ये पिवोट्स हुआ क्यों। आपने x1 से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना चाहा, x1 डबल डैश, तो ज्यादा आप कब परचेज करोगे बताओ। जब P1, अब P1 डबल डैश ये क्या होगा, कम हो जाएगा, मान गए। जब प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी ज्यादा परचेज करोगे, मानते नहीं मानते हो। और P1 डैश ये क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर प्राइस मान लो P1 था और वो घट के P1 डबल डैश हो गया है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। प्राइस गिर गई तो क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी घट गई। मान गए नहीं मान गए, सिंपल बात। राइट सर, ठीक है। बताइए इस वाले पॉइंट में स्लोप क्या था आपका, P1 अपॉन P2। यहां स्लोप क्या हो गया, P1 डैश अपॉन P2। यहां स्लोप क्या हो गया आपका, P1 डबल डैश अपॉन P2। अरे बाबा कोई बड़ी बात बता दी क्या मैंने, कम ऑन ना। यहां स्लोप क्या हो गया, स्टीपर। यहां स्लोप क्या हो गया, फ्लैटर। ओ माय गॉड, इतनी सिंपल सी बात। बताओ स्टीपर क्यों हो गया, न्यूमरेटर के बढ़ने से स्टीपर ही तो होगा। ओह कम ऑन, यहां स्टीपर हो गया, देखो ये स्टीपर है और यहां क्या हो गया, ये फ्लैटर है। अगर P1 कम होगा, P1 गिरेगा तो स्लोप फ्लैटर होगा, P1 गिरेगा तो स्लोप फ्लैटर होगा, P1 बढ़ेगा तो स्लोप स्टीपर होगा। लिख लो कहीं पे, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन यहां याद रखना कि P2 में नो चेंज, P2 में नो चेंज, P2 में नो चेंज। अगर ऐसी सिचुएशंस को बोलते हैं पिवोट्स, या उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन, रोटेशन रोटेट्स। मान गए, कम ऑन जल्दी बताओ। राइट सर। अब अगर मान लीजिए चेंज इन इनकम हुआ, सपोज कीजिए क्या हुआ, चेंज इन इनकम, P1 में नो चेंज, चेंज इन P1 नथिंग, चेंज इन P2 नथिंग। चेंज किस में हुआ, M में। अगर M में चेंज हुआ इसका मतलब है बजट लाइन क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, पैरेलल शिफ्ट, ये कहलाता है पैरेलल शिफ्ट। क्योंकि स्लोप में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन स्लोप, दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, जान बताओ ऐसा हो सकता है। देखो मान लो बजट लाइन आपकी ये है और बजट लाइन आपकी ऐसी हो जाए, ऐसा हो सकता है बताओ। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन पैरेलल शिफ्ट। इसमें क्या दिखा आपको, इसमें P1 भी चेंज करेगा, P2 भी चेंज करेगा और इनकम भी चेंज करेगा। चेंज इन P1, चेंज इन P2 और चेंज इन M। मान गए, कम ऑन। ओ जल्दी से यस बोलो, माइक ऑन करो फटाफट जल्दी बच्चे। सभी बच्चे समझ गए, किसी को दिक्कत तो नहीं कोई। अब आ गया वक्त आपसे फिर से बात करने का, क्योंकि आप बात करना नहीं चाहते मेरे से, मैं बात करूंगा आपसे भी अब, क्या कुछ भी हो जाए। चलिए जी, बात कीजिए मेरे से, बताइए। जो मैंने अभी पिवोट्स एंड रोटेशन बताया, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बात। आलोक समझ में आया आपको, अर्ची, अर्ची कमाओ जल्दी से, ऋतिक, उदीशा, तन्वी, राइट सर, मान गए। अब फिर से पूछता हूँ, ये सब 12th की बात है ना, 12th में पढ़ रखा है ये सब, पढ़ रखा होगा। क्यों नहीं बोलते, चुप क्यों हो जाते हैं आप लोग, पढ़ रखा है 12th में, बोलो ना। कोई एक बच्चा बोल दो यार, क्यों पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। क्या फायदा हो रहा है आपको इसकी क्लास का, क्योंकि 12th में तो ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने, फायदा हो रहा है, हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्या बात है जी, मुझे पता होता, मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है ना। कई बच्चे कॉन्सेप्ट खा जाते हैं, बच्चे होते हैं कॉन्सेप्ट ईटर, बच्चों को 2-3 मिनट टाइम दो तो सारे कॉन्सेप्ट खा जाएंगे, वो सब भूल जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मुझे पता होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं सब कुछ, इसलिए मैं सबको रिकैप करवा, सब कुछ रिकैप करवाता हूँ, मैं चिंता नहीं करता। बोलो क्यों बोल रहे, बोलो कुछ बोलना चाहते कोई। नॉन पैरेलल शिफ्ट एक बार बता दिए, इतना मैंने पूछा तब जाके बोला, अगर अभी मैं आगे बढ़ जाता तो क्या होता, वाले क्यों नहीं पूछा। नॉन पैरेलल शिफ्ट, देखो ये वाला पॉइंट भी चेंज हो गया ना, कमान। ये वाला पॉइंट कब चेंज हो सकता है, जब चेंज इन P2 होगा। ये वाला पॉइंट कब चेंज होगा, जब चेंज इन P1 होगा, होगा ना। और ये नॉन पैरेलल है, पैरेलल भी नहीं है, तो पैरेलल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, शिफ्ट तो किया ना बजट लाइन, तो इनकम भी चेंज हुआ, चेंज इन M भी हुआ, इनकम भी चेंज किया।
अगर ये दोनों पॉइंट देखो, इसका मतलब क्या है, x2 भी ज्यादा है, x1 भी ज्यादा है, तो दोनों ज्यादा कब हो सकता है? कमॉन। ओह, जब पैरेलल, जब इनकम ज्यादा होगा, x2 x1 दोनों ज्यादा तब होगा जब पैरेलल इनकम ज्यादा होगा। आप कहोगे सर यहां भी तो दोनों ज्यादा है, यहां भी दोनों ज्यादा है, मान गए यहां ज्यादा दोनों, यहां भी इनकम ज्यादा है, देखो इनकम यहां भी चेंज कर गया है, लेकिन यहां पे एक खास बात क्या है कि यहां पे स्लोप सेम है। स्लोप सेम का मतलब P1/P2 सेम है। यहां भी x2 ज्यादा है, यहां भी x1 ज्यादा है, लेकिन यहां पे स्लोप सेम नहीं है। स्लोप सेम नहीं है, इसका मतलब P1/P2 सेम नहीं है। मान गए बात को? कम ऑन। यस सर, बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात। आइए जी, अब आइए एक नया टॉपिक लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जितनी भी चीज पढ़ा रहा हूं ना, पता मैं क्या कर रहा हूं? मैं पता क्या कर रहा हूं, बताऊं क्या कर रहा हूं? बताऊं बताऊं क्या कर रहा हूं? बोलो जल्दी। मैं क्या कर रहा हूं? कभी खिचड़ी खाए हो आप? अच्छा खासा खिचड़ी बनाते हैं ना, तो उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, चाहिए ना? बताओ जरा। बहुत सारे चाहिए, प्याज चाहिए, मसाला चाहिए, मिर्ची चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, पल्सेज चाहिए, राइस चाहिए। सबको अलग अलग धो धा के रखते हैं बर्तन में, फिर बाद में खिचड़ी बनाते हैं। अभी जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे टॉपिक्स इंडिविजुअली अलग अलग हैं अभी, लेकिन सबको मिक्सअप करके क्या करेंगे हम लोग? बताओ क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। अगर एक भी टॉपिक ढंग से स्लिप कर गया तो न्यूमेरिकल होगा ही नहीं, फिर वहां परेशान हो गए आप। सर नॉन पैरेलल शिफ्ट क्या होता है? सवाल नहीं बन रहा है। पैरेलल शिफ्ट क्या होता है? सवाल नहीं बन रहा है। ये P1/P2 पे डिपेंड क्यों करता है? पता नहीं चल रहा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? पता नहीं चल रहा है। x2/x1 क्या का P1/P2 से क्या मतलब है? उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या मतलब है? सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर, हौच पौच हो गया सब कुछ। और जब मेरी बात सुन लोगे ना, मेरी बात सुन लोगे ना, कमान, तो देखना न्यूमेरिकल लगेगा जैसे आप म्यूजिक वहां गा रहे हो। आप फटाफट सवाल बनेंगे आपसे, क्योंकि मेरे दिमाग में न्यूमेरिकल ऑलरेडी घुसा हुआ है। मुझे पता है कौन से सवाल की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ, और न्यूमेरिकल ध्यान में रख के मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ऐसे बकवास नहीं मार रहा हूँ मैं, मुझे पता है किस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, वो बातें मैं कर रहा हूँ आपसे भी। आइए जी, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की छोटी सी बात और बता देते हैं आपको। न्यूमेरियर प्राइस लिखिए, टॉपिक क्या लिखिए? न्यूमेरियर प्राइस। न्यूमेरियर प्राइस ज्यादा बोलूंगा नहीं, सीधा लिख देता हूँ फटाफट। क्या होता है देखिए, न्यूमेरियर प्राइस क्या होता है? आपको बजट लाइन का इक्वेशन क्या बताया? P1x1 प्लस P2x2 इक्वल्स टू m। अगर मैं ऐसा करूं कि इनको दोनों साइड में P1 से डिवाइड कर दूं, इसको भी P1 से डिवाइड कर दूं, इसको भी P1 से डिवाइड कर दूं, बताओ ये क्या हो जाएगा? x1 P2/P1 x2 इक्वल्स टू m/P1। बताओ ऊपर वाले इक्वेशन में नीचे वाले इक्वेशन में क्या फर्क है? बताओ कोई फर्क है क्या? अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड आप एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं बच्चे यार, ठीक है ना? चलो एक ये इक्वेशन भी अलग से लिख देता हूँ। P1x1 प्लस P2x2 इक्वल्स टू m, राइट। एक छोटी सी बात पूछता हूँ आपसे, बताइए यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? कमल जल्दी बताओ क्या होगा? यहाँ पे स्लोप बजट बजट लाइन होगा P1/P2 होगा ना, माइनस साइन। ये P1 है, ये P2 है, माइनस साइन। यस या नो? कमॉन, ये बताओ यहाँ स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? यहाँ भी होगा P1/P2 माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे P1 क्या है? कमॉन जल्दी से, यहाँ P1 क्या है? जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या होता है? यहाँ 1 होता है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। यहाँ P1 1 है। P2 क्या बताओ जल्दी से? P2 क्या है? P2 है P2/P1, P2/P1 है। देखो P2 है P2/P1। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाता है बताओ? माइनस P1/P2। मान गए बात को? जल्दी बताओ, कम ऑन। चाहे इक्वेशन ये हो या इक्वेशन ये हो, स्लोप आपका P1/P2 P1/P2 ही आया। सर ऐसा आपने किया क्यों? ऐसा इसलिए किया, कभी कभार में सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे एक प्राइस को 1 मानना होता है। कम ऑन। अब यहां पे प्राइस मान लो कर दिया 10.5 या 9.75 समथिंग लाइक दैट, सवाल कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 10th क्लास में ऐसी मैथमेटिक्स कर रखे हम लोगों ने 10th क्लास में। अगर सवाल कॉम्प्लिकेट होगा तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
किसी एक प्राइस को हम 1 मान लेंगे और P2 के प्राइस को उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे। हो, मान गए बात को? तो किसी एक प्राइस को 1 मान लेना, जिसकी प्राइस 1 होती है, उसी को बोलते हैं हम क्या? न्यूमेरियर प्राइस। क्या बोलते हैं? न्यूमेरियर प्राइस। अरे बोलो ना, समझ में आ गई बात? न्यूमेरियर प्राइस का मतलब क्या हो गया? प्राइस का 1 होना। जिसका प्राइस 1 है, 1 प्राइस को हम क्या बोलेंगे? न्यूमेरियर प्राइस। न्यूमेरियर प्राइस हो भी सकता है और न्यूमेरियर प्राइस में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि एक्चुअली P1 की प्राइस 1 हो सकता है कि हमने P1 और P2 को एडजस्ट करके क्या कर दें? 1 कर दे। मान गए? और एक बात और भी है कि न्यूमेरियर हम करते क्यों है? इसलिए करते हैं कि मान लो कोई प्राइस ऐसा आ गया 9.7532 समथिंग लाइक दैट, तो एक प्राइस को सिंप्लीफाई करने के लिए उसको 1 कर देते हैं और दूसरी की प्राइस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देते हैं। दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। सर ऐसा जनरली कब करते हैं हम? ऐसा जनरली अब करते, बता दो कब करते? देखो ये ग्राफ देखो, ऐसा जनरली तब करते। देखो ये आपका बजट लाइन है, ये आपका X2 है, ये आपका X1 है। आपको याद करना होगा, आपको कसम, आप झूठ नहीं बोल सकते। मैंने कुछ देर पहले बोला था इसी क्लास में कि जिस गुड्स के बारे में मुझे पढ़ना होता है उस गुड्स को हम क्या उस गुड्स को हम किस एक्सिस पे रखते हैं? कम ऑन, एक्स एक्सिस पर। यहां मैंने एक्स एक्सिस पे किसको रखा? X1 को। इसका मतलब मुझे डिटेल्ड स्टडी किसका करना है? कम ऑन, जल्दी से, कम ऑन, X1 का। और ये X2 को क्या मान लेंगे हम? इसको मान लेंगे कंपोजिट गुड्स। कंपोजिट गुड्स का मतलब क्या हुआ सर? दुनिया में कोई एक गुड्स है क्या? एक गुड्स तो यहां हो गया और रेस्ट ऑल गुड्स को हम कंबाइंडली टुगेदर क्या बोल देंगे हम? कम ऑन, कंपोजिट गुड्स। कंपोजिट गुड्स का प्राइस जनरली हम क्या मान के चलते हैं? प्राइस ऑफ कंपोजिट गुड्स आर generally taken as what? Taken as what? Come on, taken as 1. This is called numerical price. This is called numerical price. Numerare. numerical price. कहोगे सर आपने कंपोजिट गुड्स की प्राइस क्यों मानी 1? क्यों न्यूमेरियल प्राइस लिया आपने? मुझे बताओ, आपको स्टडी किसके बारे में करना है? X2 बारे में, X1 के बारे में? कम ऑन, X1 के बारे में। तो X2 को अगर हम 1 रख लें तो ज़्यादा अच्छा है और X1 को उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। राइट सर। अब मैं आपसे पूछूं कि X2 की क्वांटिटी मैक्सिमम क्या हो सकती है? सर इनकम अपॉन P2 हो सकती है ना? बताओ, कम ऑन, इनकम ऑन P2। इनकम अगर M1 है और P2 अगर 1 है तो इसको हम क्या रख सकते हैं? M रख सकते हैं। तो X2 के बदले में जनरली कभी कभी ग्राफ में मुझे क्या दिख जाएगा? यहाँ पे M दिख जाएगा। क्या बात है जी, क्या बात है? कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपने जो बजट लाइन बनाई है उस बजट लाइन में आपने सिखाया था कि यहाँ X1 रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे? X2 रखेंगे, तो मेरे बुक में यहाँ पे M क्यों दिख रहा है? तो आप क्या जवाब दोगे? अब क्या जवाब दोगे? बताओ कि सर एक्चुअली यहाँ पे X2 ही है और X2 को हम लिख सकते हैं क्या? M अपॉन P2। और P2 मैंने कौन सी प्राइस ली यहाँ पे? न्यूमेरियल प्राइस, 1 प्राइस। तो X2 किसके बराबर हो गया? M के बराबर हो गया। अब देखो कितना छोटा सा कंफ्यूजन है और बच्चे मेरे को क्वेश्चन पूछे हैं यार। अगर बच्चे मेरे से ना पूछे होते तो मैं पढ़ा नहीं रहा होता आपको। इतनी छोटी सी बात पे इतना 10 मिनट टाइम क्यों लगाता मैं? आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको देखना यहाँ पे X1 दिखाई देगा और यहाँ पे M दिखाई देगा। जब भी यहाँ पे M दिखाई देगा तो आप क्या मान के चलोगे? X2 कौन सा गुड्स है? कम ऑन, जल्दी से, माइक ऑन, कम ऑन। X2 कौन सा गुड्स है? कंपोजिट गुड्स। उसकी प्राइस क्या मान ली गई है? प्राइस क्या मान ली गई है? 1 मान ली गई है। एक बार फिर से बोलो, जब भी कभी आपको यहाँ पे X1 दिखे और यहाँ पे M दिखे तो इसका मतलब X2 क्या मान लिया गया है? कंपोजिट गुड्स। और कंपोजिट गुड्स की प्राइस क्या मान ली गई है? 1। ऐसा हम कब सोचेंगे? जब यहाँ पे M लिखा हो। अगर X2 दे रखा हो और उसकी प्राइस समथिंग समथिंग मेंशन भी, तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? क्या बात है जी? एक बात बताऊं, जो रिकॉर्डेड मोड में बच्चे पढ़ेंगे उसको भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह की होती है कि आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर में भी लगेगा कि आपके पास टीचर बैठकर आपसे बात कर रहा है। रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह की होती है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रॉब्लम्स आप मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, कॉल करेंगे तो कॉल जल्दी उठा नहीं पाते हैं क्लासेस की वजह से, तो व्हाट्सएप करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा।
आपको लग रहा होगा सर क्लास खत्म करने वाले हैं, आप कोर्स खत्म करने वाले हैं, 5 मिनट टाइम, 5-7 मिनट अभी और मुझे और पढ़ाना है इसको। तो क्लियर बात। तो क्या न्यूमेरियल प्राइस की बातें समझ गए आप? कमन जल्दी से मान गए बात को, समझ गए? आगे बढ़े। राइट सर, राइट सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर ग्राफ में कभी आपको ऐसा ग्राफ दिख जाए, ऐसा ग्राफ दिख जाए, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स में हर जगह दिखाई देगा। यहाँ पे m दिखाई देगा, यहाँ पे x दिखाई देगा। झटके से आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ m है, इसका मतलब m इक्वल टू x2 है, इसका मतलब प्राइस क्या है? 1 है, न्यूमेरियल प्राइस लिया गया यहाँ पे। क्या बात है जी, क्या बात है। आइए जी, तो आज की क्लास में एक और बात समझा देता हूँ क्या करने वाला हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि क्लास में कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़ाया है। एक्चुअली आपके सिलेबस में जो बजट लाइन आएगा ना, वो ऐसा बजट लाइन नहीं आएगा। बजट लाइन कैसा आएगा सर? बजट लाइन इस तरह का आएगा। देखो कैसा आएगा। बजट लाइन आएगा कुछ इस तरह का, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक किंक यहां पे होगा, एक किंक यहां पे होगा, एक किंक यहां पे होगा, एक किंक यहां पे होगा। यहां पे देखो क्या है, बताओ। P1/P2 यहां पे क्या है? 0 है, स्लोप 0। यहाँ P1/P2 क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ P1/P2 क्या? कमॉन, बढ़ रहा है। यहाँ P1/P2 क्या है? और बढ़ रहा है। यहाँ P1/P2 क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। स्लोप चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? बताओ कमॉन जल्दी से। स्लोप चेंज हो रहा है। ये किंक है। हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप है, हर पॉइंट पे अलग अलग कैलकुलेशन होगा बजट लाइन पे। तो सर ऐसे सवाल भी आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि सर ये किंक हो क्यों रहा है, ये चेंज स्लोप का हो क्यों रहा है, स्लोप में चेंज क्यों, और बताओ क्यों हो रहा है? जब तक प्राइस में चेंज नहीं होगा, स्लोप में चेंज नहीं होगा। चेंज इन प्राइस, चेंज इन स्लोप क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और चेंज इन प्राइस क्यों हो रहा है? चेंज इन प्राइस बहुत वजह से होता है। टैक्स की वजह से, गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। कोई सामान आप परचेज करते हो, उसमें टैक्स लगा दी गवर्नमेंट ने, तो प्राइस चेंज हो जाएगा। सब्सिडी की वजह से चेंज हो जाएगा, इस वजह से भी चेंज हो सकता है। टैक्स की वजह से, सब्सिडी की वजह से। और क्या हो सकता है? राशनिंग की वजह से। बोलो। मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से भी हो सकता है, मानता हूं बात को। आप कहोगे सर मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस चेंज हो गया। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, लेकिन याद रखना उस केस में क्या होता है? उस केस में मूवमेंट होता है सिर्फ। समझ गए आपको? क्या होता है उस केस में? मूवमेंट होता है। हाँ, और जो सिंपलिस्टिक केस है वो तो डिमांड कर में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बजट लाइन को कौन कौन सा चीज़ इंपैक्ट करता है। बजट लाइन को गवर्नमेंट का टैक्स पॉलिसी इंपैक्ट करता है, बजट लाइन को सब्सिडी इंपैक्ट करता है, बजट लाइन को राशनिंग इंपैक्ट करता है। टैक्स का मतलब क्या? 10 रुपये का सामान परचेज किए, पेमेंट करने लगे, आप देखना कभी भी आप 10 रुपये सामान को पेमेंट करोगे, 12 रुपये आ जाएगा, 11 रुपये आ जाएगा। क्यों आएगा? 1 रुपये टैक्स हो जाएगा। सब्सिडी, सामान सस्ता हो गया। राशनिंग, गवर्नमेंट क्या करती है? कभी कभार राशनिंग करती है, कुछ गुड्स को अलग अलग लोगों में बांटती है, फिक्स कर देती है। मैंने ये बातें क्यों लिखी है? क्योंकि ये टैक्स, सब्सिडी एंड राशनिंग आपका टॉपिक है। आप जो बात करो कि डिमांड सप्लाई की वजह से, तो जनरल बातें तो होती ही है, वो सवाल नहीं आएगा यहाँ पे। टैक्स की वजह से, सब्सिडी की वजह से, राशनिंग की वजह से, कितनी बार बोल दिया मैंने आपको? टैक्स, सब्सिडी एंड राशनिंग। एग्जाम का क्वेश्चन बताऊंगा इसके ऊपर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, ऑफ कोर्स। ठीक है ना? तो बजट लाइन में चेंज आएगा, इसके वजह से आएगा। अब इन सब बातों को समेटते हुए जब अगली क्लास में बात करेंगे हम, तो इन सब बातों में बात करेंगे। टैक्स क्या है, सब्सिडी क्या है, राशनिंग क्या है, बजट लाइन में शिफ्टिंग कैसे होती है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन क्लास को वाइंड अप करने से पहले मैं बात करना चाहता हूं कि आज के क्लासेस में मैंने छोटी से लेकर बड़ी तक क्या क्या बातें करी। बजट लाइन का इक्वेशन बताया, दूसरा बजट लाइन का ग्राफ बताया, तीसरा बजट लाइन का स्लोप बताया, और बोलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ। और क्या बताया? फिर बताया चेंज इन स्लोप, फिर बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर क्या बताया? न्यूमेरियल प्राइस। क्यों नहीं बोलते हो? न्यूमेरियल प्राइस, एंड देन नेक्स्ट क्लास का टॉपिक टैक्स, सब्सिडी एंड राशनिंग। आज की क्लास में बहुत सारी बातें वार्म अप क्लासेस जैसे मान के चल सकते हो आप, क्योंकि मैंने कई सारी बातों को पिछली क्लास से लेकर के स्कूल लेवल से उठाया मैंने, लेकिन यहाँ पे वार्म अप कर दिया, सब कुछ आपके दिमाग में आ चुका होगा। लेकिन जब अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो हम लोग अब ग्रेजुएशन में आ जाएंगे।
वार्म अप के साथ साथ हम लोग ग्रेजुएशन में आ जाएंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारे लमसम टैक्स के बारे में बात करेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में बात करेंगे, क्वांटिटी टैक्स के बारे में बात करेंगे, जीएसटी के बारे में बात करेंगे, पैरेलल शिफ्ट, नॉन पैरेलल शिफ्ट, बहुत सारी बातें वहाँ पे होगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की बातें वहाँ पे होंगी। राशनिंग के बारे में बात करेंगे, फूड स्टैंप के बारे में बात करेंगे, फूड स्टैंप, ये सब बातें आपने 12 में नहीं पढ़ रखा होगा। आपको अगली क्लास में हर चीज़ नया मिलेगा, सब कुछ नया मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। लेकिन आगे क्लास खत्म करने से पहले बताऊँ, आप लोग जाना नहीं क्लास में, मुझे कुछ बात करनी है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।